आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार श्रोताओं, इस समय पूरा देश कोरोना की इस जंग को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और लैब्स में वैज्ञानिक हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इस अदृश्य दुश्मन को हराने के लिए कोई कारगर वैक्सीन या दवा मिल सके, जिससे कोरोना के मरीजों का बचाव और इलाज किया जा सके। इसी उम्मीद का दामन थामे हुए हर कोई अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है और इन कोशिशों के नतीजे भी बहुत जल्द वैक्सीन के रूप में हमारे सामने होंगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती, आपको कोरोना से बचाव के एहतियाती उपाय करते रहने होंगे, जिनमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, साथ ही हैंड और फेस हाइजीन शामिल हैं। कोरोना की जंग में जानकारी और जागरूकता ही बचाव है, इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर। डॉक्टर माथुर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर माथुर, अगर कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालें तो एक अच्छी खबर यह है कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और यह आज 93.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई और कुल 85 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि 45,000 से अधिक नए मामलों के साथ देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 90,95,000 से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर माथुर, आप इस मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश भर में तो वैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और ये संतोषजनक बात है, लेकिन कुछ देश के कुछ जगह हैं, उसमें दिल्ली भी एक है जिसमें हेलो जी दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। जी, ये मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है अभी। जी डॉक्टर साहब, अब आपको सुनाई दे रहा है? जी लेकिन जी हम आपको सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बोलिए। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से देश के कुछ हिस्सों में जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं दिल्ली जैसी जगहों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? हेलो जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक आ रही है और आप अपना जवाब दीजिए। जी, अनफॉर्चुनेटली एक बीच में साउंड कुछ और भी चल रहा है जी, तो वो डिस्टर्ब करता है। तो जैसे कि देश भर में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे दिल्ली के अंदर केसेस थोड़े बड़े हैं और ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में भी ये केसेस कम हो। जी और डॉक्टर माथुर, कुछ आवाज में बहुत साफ नहीं आ रही है, हम आपको दोबारा से कॉल करते हैं जिससे कि सही तरीके से श्रोताओं तक जानकारी पहुंच सके। और जैसा कि
इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने और उसके प्रबंधन के लिए बहुत सारे प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को भी रवाना किया है और पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक लोग इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी नहीं अपनाएंगे, तब तक कोरोना पे का जो बचाव है वो संभव नहीं होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर माथुर से हमारा संपर्क बहुत जल्दी होगा। जी। और जी डॉक्टर माथुर, अब आपको क्लियर आ रही है आवाज? जी जी जी। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से देश के कई हिस्से हैं जहां पर मामले इसके बढ़ नहीं रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी जगह हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है जहां पे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें किस तरीके से आगे करना होगा काम कि ये स्थिति नियंत्रण में रहे? तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका पालन करें और उसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करें, क्योंकि इस वक्त ये चुनौती है हमें कि केसेस ना बढ़ने दिया जाए, जबकि हमें पता है कि देश के और भाग में केसेस कम हो रहे हैं, तो दिल्ली में भी कम होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति आए, इसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमें बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने पड़ेंगे और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जन आंदोलन भी चलाया गया है और भरसक प्रयत्न हो रहा है कि किसी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कुछ कमी नहीं आए, और वो देखने में मिल भी रहा है। अब आजकल अगर आप दिल्ली में आजकल घूमें तो ज्यादातर लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये कुछ 1 हफ्ते में हमने बिहेवियर चेंज देखा है। जी। और यहाँ पे डॉक्टर माथुर आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कोरोना की जांच में आरटीपीसीआर जांच को 27,000 से बढ़ाकर अब 37,000 से भी ज्यादा करने का निर्देश दिया गया है। इससे क्या मदद मिलेगी? देखिए, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और वो बिल्कुल काफी एक्यूरेटली बताता है कि किसी व्यक्ति में संक्रमण है कि नहीं। जो अदर टेस्ट हैं जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स काफी आ जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तब भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जा सकता है और वो शायद कॉन्फिडेंटली फिर लोगों में मिले और दूसरों को इन्फेक्ट करने के उसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो और जो संक्रमित हो उसको बता दिया जाए कि आप संक्रमित हैं, उसके लिए आरटीपीसीआर करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कोई और टेस्ट करने के। तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो बढ़ाया गया है वो एक बहुत ठीक डायरेक्शन में एक आगे एक कदम है। और ओनली प्रॉब्लम आरटीपीसीआर में यह है कि वो 5 से 6 घंटे लेता है उसके रिजल्ट आने में, वो इलैबोरेट टेस्ट होता है, वेयर एज रैपिड एंटीजन टेस्ट उसी वक्त ही आपको रिजल्ट दे देता है। बट आरटीपीसीआर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर माथुर, ऐसा देखा गया है कि लोग मास्क के इस्तेमाल को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। एक ही मास्क को कई दिन प्रयोग करते हैं, मास्क को बार बार हाथ लगाते हैं, उसे ढीला बांधते हैं, साथ ही इस्तेमाल के बाद उसे इधर उधर फेंक भी देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मास्क के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? देखिए, आम जनता में हमने नॉर्मल घर होममेड मास्क या कमर्शियली अवेलेबल कोई भी ऑर्डिनरी मास्क पहन सकते हैं आप। उसको पहनने का फायदा ये है कि उसको धो भी सकते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क पहने या N95 मास्क पहने तो उसको धो नहीं सकते हैं, उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ यूज। तो घर के बने हुए मास्क या कमर्शियली अवेलेबल स्टेच्ड मास्क आप पहने और उसको हर रोज धोना बहुत जरूरी है और धो के रात को सुखा दें और फिर दूसरे दिन यूज करें। और ऐसे 3-4 मास्क बना के रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसको कलर कोडिंग कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा है, जिससे कि घर में अगर 3-4 व्यक्ति हैं तो हर एक का अलग अलग कलर का मास्क हो जाए, जिससे कि सबका मिक्सअप भी ना हो। और जब वो आप
बाहर से आए तो एक कोई घर में एक जगह निर्धारित कर दें जहां पे वो मास्क टंगा हो, और प्रेफरेबली वो ऐसी जगह हो जहां पे सन आता हो, जिससे कि वो ड्राई भी रहे और ड्राई हो जाए, तो अच्छा रहेगा। और लेकिन हर रोज मास्क को धोना और उसको बिल्कुल टच नहीं करें जब पहने हो। एक तो ये कोशिश करें कि किस तरीके से आप मास्क ज्यादा देर तक पहने, उसकी प्रैक्टिस करें। हर एक कोई को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मास्क को 3, 4, 5 या 6 घंटे कैसे पहना जाए विदाउट टेकिंग इट आउट। तो इसकी प्रैक्टिस करें और उसको बार बार छुए नहीं, ना तो उसको आगे से छुएं, क्योंकि अगर आप बाहर से भी छुएंगे तो फिर आपके हाथ संक्रमित होंगे। फिर अंदर से तो संक्रमित होने के चांसेस हैं ही कि अगर आप संक्रमित हैं तो वो अंदर से संक्रमित होगा, लेकिन बाहर से दूसरों की वजह से जो आप इनहेल कर रहे हैं वो संक्रमित, अगर आप बाहर से छुएंगे तो आपके हाथ संक्रमित हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपने मास्क को बाहर से टच किया है तो उसको फिर तुरंत सैनिटाइज कर लें या हाथ धो लें। अपने मास्क को टच करने के बाद भी आपको अपने हैंड सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जी। और डॉक्टर माथुर, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और हमारे पहले कॉलर हैं बलरामपुर से शारदा प्रसाद जी। शारदा प्रसाद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं 55 साल मेरा उम्र है सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, जो है हमारा सांस फूलता है जी। 55 साल का उम्र है मेरा सर। जी जी, सांस फूलने की शिकायत है आपको, और भी कोई क्या जानना चाहते हैं कि सांस क्यों फूलती है? जानना चाहते हैं सर कि हम कैसे किसी प्रकार से मेरे सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम कैसे बचें? जी डॉक्टर माथुर, सर्दी खांसी जुकाम के साथ सांस फूलने की समस्या है, तो ये क्या इंडिकेशन हो सकता है? ये इनको अपने आप को किसी विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि सांस क्यों फूलता है। सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हृदय से भी रिलेटेड हो सकता है या फेफड़े से भी रिलेटेड हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है। तो इसको पहले तो वो चेक कराएं कि इनको सांस क्यों फूलता है, और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम लगती है जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो उसको वो चेक कराएं और उसके बाद ही उसका इलाज संभव होगा। जी। और डॉक्टर माथुर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उसके बाद उन्होंने मास्क लगाना और दूसरे एहतियाती उपायों को अपनाना कम कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा इसके होने की कितनी संभावना होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी तक एक्यूरेटली पता नहीं है, लेकिन इसकी संभावना तो बहुत कम है कि कोरोना होने के बाद दोबारा से संक्रमित हो जाए कोई, लेकिन ये संभव है। संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कुछ केसेस में, बट ये नॉर्मली नहीं होता है, कॉमनली नहीं होता है। और लेकिन एक ये भी कारण है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इसके केसेस और भी ज्यादा आएंगे, आ सकते हैं, जो कि दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज लेवल जो है वो हो सकता है थोड़े दिन में कम होते जाएंगे और फिर दोबारा संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज आना, जो कि संक्रमित हो चुका है, वो नहीं होना चाहिए। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो तब तक चलेंगे जब तक कि ये संक्रमण पूरे देश में या पूरे दुनिया से गायब नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया कि अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी आपको जो भी एहतियात है वो पूरी बरतनी है, आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर। और हमारे साथ अब जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी जी अपने सवाल के साथ आ गए हैं। अमित जी नमस्कार। अरे नमस्कार सर। जी अमित जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं कोटा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी बोल रहा हूँ। जी अमित जी। सर ये पूछना चाहते थे कि जैसे कि ये बीमारी से बच्चों के ऊपर इसका कितना असर रहता है और नौजवान मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर कितना इसका प्रभाव पड़ता है, जी हमें जानकारी दें। जी
डॉक्टर माथुर, कोविड का प्रभाव अगर हम इसको क्लासिफाई कर सकें एज ग्रुप के हिसाब से, तो बच्चों में, नौजवानों में और बुजुर्गों में कितनी संभावना, तीनों में अलग अलग तरीके से बताइए। जी, तो इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर जो है वो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम एज ग्रुप में होगा। जो बहुत बुजुर्ग हैं उसमें ज्यादा है और जो बहुत नवजात शिशु हैं उनमें ज्यादा है। बीच के एज ग्रुप में ये बीमारी तो हो सकती है किसी को भी, लेकिन वो उनको उसको डील करने की ताकत जो है वो ज्यादा है और वो उससे काफी ज्यादा आराम से बाहर आ सकते हैं अगर किसी में कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो। दो एंड एज ग्रुप्स जो हैं, बहुत बुजुर्ग 70 साल से ऊपर और बहुत नवजात शिशु 1 साल से कम और 2 साल से कम, ऐसे बच्चे जो हैं और इसे इन एज ग्रुप में ज्यादा प्रभाव करता है। और डॉक्टर माथुर, यहाँ पे नौजवान या जो यूथ हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर उनमें संक्रमण हुआ और बहुत ज्यादा उनके अंदर लक्षण नहीं हैं, लेकिन अगर वो संक्रमित हो गए तो वो इस संक्रमण को बुजुर्गों तक या ऐसे लोग जो जिनके अंदर दूसरी गंभीर बीमारियां हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? जी, तो ये तो हमेशा रहा है, इसका हम लोग हर एक फोरम में बताते भी रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो न केवल अपने आप को बचाए और एक दूसरे को संक्रमण ना दे, पर ये और भी ध्यान रखे कि जब वो घर जाएं या बुजुर्गों से या तो ना मिलें या अगर मिलें तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें कि उनको वो संक्रमण ना दें, क्योंकि उनको अगर संक्रमण होता है तो उसके परिणाम कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। और अब हम रुक करेंगे महाराष्ट्र में वर्धा का, जहां से हमारे साथ लीलाधर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लीलाधर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कारंजा घर के महाराष्ट्र से लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ सर। जी, स्वागत है आपका। मेरे 2 सवाल है सर। जी, मेरा पहला एक सवाल है कि ये ठंडी के मौसम में जो अस्थमा से रिलेटेड या जो भी लोग हैं वो तो निमोनिया जो है तो उसकी वजह से कोरोना में ज्यादातर लोग मर रहे हैं, तो उनके लिए निमोनिया कम करने के लिए आपके एलोपैथी में क्या है? और दूसरा, जो वैक्सीन का जो आज बाजार हो रहा है तो उसमें ऐसी कौन सी वैक्सीन कारगर है कि जो दावे के साथ में 90% से भी ज्यादा रिकवर होंगे और लोगों में काम करेंगे? तो अपने इन बारे में डॉक्टर साहब जरा। जी डॉक्टर साहब, पहली चीज, इनका जो पहला सवाल है वो ये है कि ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ जैसा कि बाहर के वातावरण में प्रदूषण भी काफी है, तो ऐसे में जो अस्थमा है या जो निमोनिया भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो उनके बचाव के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? जिनको अस्थमा है या जिनको कोई और सीजनली वो नॉर्मली भी उनको काफी इन्फेक्शंस होते हैं इस सीजन में, उनको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। वैसे भी हम लोग फ्लू वैक्सीन जो थी वो हमेशा हर साल रिकमेंड करते हैं, स्पेशली एल्डरलीज को, और कि वो हर साल फ्लू वैक्सीन लगाएं। वो उसका स्ट्रेन हर साल चेंज होते रहते हैं, तो वो फ्लू वैक्सीन जो है हर साल नई आती है, वो लगा सकते हैं, जिससे कि वो अदर देन कोरोना वायरस जो फ्लू है उससे बचें। लेकिन जो एस्थमा है वो उससे वैक्सीन से नहीं बच सकते हैं। एस्थमा के लिए जो भी उनको डॉक्टरों ने दवाइयां दी हुई हैं वो लें और अपने आप को ठंड से बचाएं कि ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड से ये सारी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा एग्रेवेट होती हैं। तो ठंड से बचें, पॉल्यूशन से बचें, आजकल जो एनवायरनमेंट में जिससे एस्थमा होता है, कुछ पोलेंस हैं, उनसे बचें। तो मास्क लगाएंगे तो उससे भी बचेंगे। तो मास्क एक डबल वर्क करता है इस वक्त। एक तो कोरोना से भी बचाएगा और आपको पॉल्यूशन से भी बचाएगा और कुछ एलर्जन से भी बचाएगा। जी, जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर माथुर आपने यहाँ पे बताई कि अगर हम मास्क का उपयोग करेंगे तो हम प्रदूषण का भी मुकाबला कर सकते हैं, कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं, और ऐसे जो पॉलन जो एलर्जी कॉज करते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। और इनका दूसरा सवाल ये था कि बाजार में इस समय बहुत सारी वैक्सीन्स
अभी अपने निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनीज अब अलग अलग दावे कर रही हैं कि कौन किसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी कितनी है। ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? जी, अभी उसमें टाइम है। अभी हिंदुस्तान में वैक्सीन आने में कुछ टाइम है और जनरल पॉपुलेशन में पहुंचने के लिए थोड़ा और भी टाइम है। तो जैसे ये ऐसी वैक्सीन आएंगी तो सारी जनता को बताया जाएगा, जब वो उपलब्ध होंगी उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी जाएगी। अभी वो हम स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जबकि हम ये बता सकें जनता को कि कौन सी वैक्सीन है और कहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, उसके बारे में काम चल रहा है। हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन का निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम, और वैसे पूरे दुनिया में 200 वैक्सीन हैं जो इनके ऊपर शोध कार्य चल रहा है। कुछ वैक्सीन जो हैं जो कि यूएसए में और रशिया में और इंग्लैंड में बनी हैं, वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं और वो करीब करीब इस स्थिति में है कि कुछ ही दिन में उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। जी, और इस बीच सिरसा हरियाणा से हमारे साथ कार्यक्रम में पप्पू राम जी जुड़ गए हैं। पप्पू जी नमस्कार। नमस्कार शिकारी जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, जैसे किसी भाई को कोरोना हो जाता है जी, तो उस भाई में कोरोना होने के बाद कितनी कमजोरी आ जाती है, वो कमजोर हो जाता है सर जी? डॉक्टर माथुर, ये सवाल, हालांकि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनमें कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनमें थोड़ा सा थकान जल्दी हो जाती है, लेकिन क्या ऐसा कोई रिलेशन है कोरोना का थकान से? जी, ऐसा देखा गया है कि कोरोना के बाद काफी फैटीग सिम्टम्स जो हैं वो बहुत पेशेंट्स में देखे जाते हैं। जरूरी नहीं है हर एक में ऐसा हो, लेकिन हाँ काफी मात्रा में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कुछ महीने तक उनकी फिजिकल जो एक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और वो थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उनको थकान ज्यादा हो जाती है। तो ये एक कोरोना के साथ ये एक सिम्टम देखा गया है जो कि कुछ 2-3 महीने तक चलता है। उसमें मसल पेन्स भी हैं और भी कई चीजें हैं। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं कोरोना के, और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में अध्ययन चल रहा है। और क्योंकि ये बीमारी नोवेल कोरोना वायरस है, ये नई बीमारी है, पहले नहीं थी, तो अब आने के टाइम में हमें पता चलेगा कि और क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कोरोना की वजह से। जी, और डॉक्टर माथुर, इस समय कोरोना के बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वारंटीन में हैं। उसका सही तरीका क्या है? कैसे वो अपने क्वारंटीन और होम आइसोलेशन में रहने का सही तरीका क्या है? होम आइसोलेशन और क्वारंटीन का सही तरीका जो है वो जब ये बीमारी शुरू हुई थी तभी गाइडलाइंस बन गई थी और ये सब नेट पे, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। वैसे उसमें ये है कि अगर आप अपने आप को होम आइसोलेट करते हैं तो आपके पास एक केयर गिवर जरूर होना चाहिए, और वो केयर गिवर और आप दोनों आरोग्य सेतु पे अपने आप को रजिस्टर भी करेंगे। और जो हैं अपने आप को, जो केयर गिवर है वो N95 मास्क पहनेगा और केयर गिवर से संपर्क में रहेंगे डॉक्टर्स लोग, और पेशेंट से भी संपर्क में रहेंगे डॉक्टर लोग जो कि उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, और बहुत क्लोजली कंट्रोल्ड ये रहेगा। और कभी भी कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिसमें कि आपके सिम्टम्स ये कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये एक प्री रिक्विजिट है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अकेला है तो वो अपने आप को होम आइसोलेट नहीं कर सकता है, उसके साथ एक केयर गिवर होना जरूरी है जो कि जिसका कि मोबाइल नंबर और उसके सब कुछ रजिस्टर्ड होंगे। जी,
और अब हम रुक करते हैं महाराष्ट्र में नांदेड़ का, जहां से हौसा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी माथुर संस्कार से माथुर सर। जी डॉक्टर साहब, यानी माथुर सर, नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी माथुर सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। तो आप वो जो हमारा एक सवाल है सर। जी बताइए। तो जो हमेशा वजह छिंका आती है ना। हेलो जी पूछिए। तो इसी वजह से कोरोना होने की संभावना रहती क्या सर? किस वजह से पूछ रहे हैं? छींक आने की वजह से? जी डॉक्टर साहब, इस समय इन्होंने कहा कि अगर छींक आती है स्नीजिंग की वजह से आपको क्या कोरोना हो सकता है? जी नहीं, स्नीजिंग की वजह से कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आपको कोरोना है तो हो सकता है कि आपको कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हों, जिसमें स्नीजिंग भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है। हर एक के अंदर नहीं होता है वो, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ लोगों को अपर रेस्पिरेटरी URI के सिम्टम्स भी होते हैं बिसाइड्स फीवर। तो हो सकता है कि उनको स्नीजिंग हो, लेकिन स्नीजिंग की वजह से कोरोना नहीं होता है। जी। और डॉक्टर माथुर, कई लोगों में सैनिटाइजर के ज्यादा प्रयोग से त्वचा में खुश्की या इस तरह की कुछ परेशानियां देखी जा रही हैं। आपसे चाहेंगे जानना कि सैनिटाइजर के प्रयोग में किस तरह की हमें सावधानी रखनी होगी? जी, सैनिटाइजर जो है वो ज्यादातर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो उसमें यह है कि वो इवेपोरेट होता है तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकती है, और अब आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सब में नहीं होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो, तो वो सैनिटाइजर चेंज कर लें। कई तरीके के सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आप डॉक्टरी सलाह लेके कुछ दूसरा सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। जी। और इस बीच बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपको मेरा नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी रिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? सर मेरा जानने का मतलब ये है, मतलब मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ डॉक्टर सर से कि सर जैसे मेरी चाची है तो उनकी तो किडनी यानी वो खराब है, वो मतलब इतना वो समर्थ नहीं है कि मतलब हर चीज या कठोर पदार्थ को पचा सकें, तो सर वो क्या करे कि कोरोना में मतलब उनकी इम्यूनिटी भी सही रहे और कोरोना से उनके बचाव भी हो सके, ताकि उनकी जो हेल्थ है सिस्टम वो सही रहे। थैंक यू। जी डॉक्टर माथुर, इम्यूनिटी को लेकर लोगों में तरह तरह की शंकाएं हैं। इस समय कोरोना काल में हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा हुआ है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सही तरीका क्या है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? देखिए, नॉर्मल व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ अपने आहार जो है वो सही खाएं, पौष्टिक खाएं और इम्यूनिटी अपने आप बरकरार रहेगी। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को कुछ विटामिन की दिक्कत है, कमी है, तो उसको उसका रिप्लेसमेंट लेना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति को कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे इन्होंने बताया कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को किसी और बीमारी है, तो उसका इलाज बहुत सही ढंग से होना चाहिए और वो कंट्रोल में रहे। तो उन विशेषज्ञों से जिनसे इलाज चल रहा है उनसे जरूर संपर्क में रहें, चाहे ऑनलाइन ही संपर्क में रहें, टेलीफोन पे रहें, टेलीमेडिसिन से करें, लेकिन उनसे संपर्क में रहें कि हो सकता है कि डॉक्टर्स जो हैं कुछ डोज को अल्टर करें या कोई और नई दवाई ऐड करें, लेकिन वो विशेषज्ञ उसी बीमारी का कंसल्ट करना चाहिए और उनके संपर्क में रहें तो बचे रहेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर माथुर, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ अब दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर एन माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।